उसी रोज शाम तक दुश्मन मेंढर पर कब्जा कर चुका था। 2-3 रोज बाद ही उसने पूंछ का महासरा तोड़ डाला और नौशहरा और पूंछ को आपस में मिला दिया। इस तरह इस लाइन के मशरिक का तमाम इलाका भारत के कब्जे में चला गया। अगले 4-5 रोज में 28,000 से जायद महाजरीन के लुटे पटे काफिले जेहलम पहुंच गए। उनके पीछे भी मजीद काफिले चले आ रहे थे। दुश्मन को अपने मकसद में कामयाबी हासिल हो गई थी और उसने पूंछ का महासरा तोड़ दिया था। दुश्मन ने यह हमला बेखबरी में नहीं किया था। पाकिस्तानी GHQ को इस सिलसिले में वो तमाम मालूमात हासिल थी और मकामी महाजों के कमांडर पल पल की इत्तलात रवाना कर रहे थे। कश्मीरी हुर्रियत पसंद दुश्मन के इलाके में दूर अंदर तक जाने हथेली पर रख कर रैकी करते और उसकी मंसूबाबंदियों की खबर पहुंचा रहे थे। इंटेलिजेंस का बड़ा मरबूत जाल इब्तिदा ही में भारतीय फौज के खिलाफ बिछा दिया गया था और गो ये सब कुछ अवामी सतह पर हो रहा था, लेकिन GHQ को उससे हमेशा बाखबर रखा गया। मेंढर की तहसील हाथ से निकली तो पाकिस्तानी अवाम ने शोर मचाकर आसमान सर पर उठा लिया। अखबारात ने हुकूमत को लताड़ना शुरू कर दिया। अवामी जज्बात को ठंडा करने के लिए हुकूमत ने कबायलियों, कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और पाकिस्तान आर्मी की मुख्तलिफ यूनिटों को मिलाकर 25,000 का लश्कर तरतीब दिया। इस लश्कर में 50 तोपें भी थीं और इस फोर्स को आगे रवाना कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस फोर्स ने जम्मू से पूंछ तक दुश्मन की तवील राब्ता लाइनों को दरमियान से तोड़ डाला और दुश्मन की एक बड़ी नफरी को जो नौशहरा में थी दरमियान से काट कर करीबन मफलूज कर दिया। उनका नौशहरा से आगे करीबन 100 मील तक फ्लैंक हमारी जद में था, जो कबायली और कश्मीरी हुर्रियत पसंदों की बेहतरीन शिकारगाह बन सकता था। लेकिन इस महाज पर कुछ न किया गया। दिसंबर के अवाइल में पाकिस्तानी तोपखाने से 5,000 गोले भारतीय इलाके में फेंक कर पाकिस्तान ने एक मर्तबा तो दुश्मन की नब्जें साकित कर दी। भारतीय भागने की तैयारियां करने लगे, क्योंकि जंगी उसूलों के मुताबिक इस जबरदस्त गोलाबारी के बाद इन्फेंट्री का हमला होना चाहिए था। लेकिन मकामे हैरत है कि ये हमला न किया गया और 5,000 कीमती गोले जाया कर दिए गए। न सिर्फ ये कि हमला नहीं किया गया, बल्कि छापामारों को भी रोक दिया गया। 31 दिसंबर 1948 की निस्फ शब को एक तवील लड़ाई का इख्तिताम हुआ और कश्मीर के ताबूत में पहला कील ठोंक दिया गया। फायरबंदी अब होनी ही थी, क्योंकि कोई ऐसा पहाड़ी इलाका या महफूज मकाम उस वक्त तक बाकी नहीं रह गया था जिसकी भारत को श्रीनगर, लद्दाख या जम्मू के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए जरूरत हो। कठुआ रोड अंग्रेज सरकार की मेहरबानियों से पहले ही उनके कब्जे में थी और अब जम्मू से पूंछ और श्रीनगर तक उन्होंने अपनी राब्ता लाइन बड़ी मजबूती से कायम कर ली थी। दूसरी तरफ हमारे हाथ कोई भी ताश का ऐसा पत्ता नहीं रह गया था जिसे दिखाकर हम हारी हुई बाजी जीत जाते। हमारे पास कोई ऐसा मजबूत महाज नहीं था कि भारत पर दबाव डालकर हम उसे राय शुमारी के लिए मजबूर कर सकते। कायदे आज़म की रहलत के साथ ही असल में मसला कश्मीर को भी मौत आ गई थी। बाबाए कौम ने हुक्म दिया था कि इन्हें गोलियों और बम्बों की जबान में समझाओ। वो जब तक जिंदा रहे कश्मीर के मुताल्लिक फिक्रमंद रहे, और जब ये आखिरी चिराग भी बुझ गया और ईवान इक़्तिदार में जूतियों में दाल बटने लगी तो अरबाब बस्तो कुशाद अपनी गद्दियों के मुताल्लिक फिक्रमंद हुए। उन्होंने कायद की वफात के बाद जितना अरसा भी जंग जारी रखी इंतहाई बददिली से, और बिलाखिर उसे किसी मंतकी नतीजे पर पहुंचाए बगैर खत्म कर दिया। शरफू को लड़ाई खत्म होने की इत्तला हस्पताल के एक कमरे में मिली थी। वो तड़प उठा, लेकिन वो अकेला ही क्या, सारा कश्मीर तड़प और सिसक रहा था। सारा पाकिस्तान इस सानहे से लरज उठा था। लेकिन ये आहुजारियां कभी हुक्मरानों के दिल न पसीज सकी। उनकी कराहें और चीखें ईवान इक़्तिदार की दीवारों से सर पटख पटख कर अपनी मौत आप ही मर गईं। शरफू रूबसहित होकर वापस आ गया। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसे ज़ोहरा के लिए बहरहाल एक महफूज मुस्तकबिल तलाश करना था। फौज में रहते हुए उसने अपना तालीमी सिलसिला जारी रखा। नूर वली अपने बचे कुचे साथियों के साथ इंतहाई बददिली और मायूसी के आलम में वापस आ गया। जिस रोज ज़ोहरा दुल्हन बनकर शरफू के घर आई, उसके बमुश्किल 3 माह के बाद ही उसे साबिका खिदमात और मतलूबा तालीमी इस्तेदाद के पेश नज़र कमीशन मिल गया। अब वो सेकंड लेफ्टिनेंट अशरफ खान बन चुका था। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर इशू पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ को इस मुदल्लल और शानदार तरीके से पेश किया कि भारतीय वफ्द को लेने के देने पड़ गए और गोपाला स्वामी आयंगर ने वहां से भागने में ही आफियत जानी। उसने अक़वाम मुत्तहिदा को बताया कि उसे दिल्ली से हिदायत मौसूल हुई हैं कि वो हुकूमती सलाह मशवरे के लिए वापस आ जाएं। लॉर्ड माउंटबेटन और स्टीफर्ड क्रिप्स का रसूख जो बरतानवी वजीर आज़म पर था काम कर गया। बरतानिया इंतहाई मुनाफिकत की पॉलिसी अपनाते हुए भारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता रहा, और फिर वो मरहला आ गया कि भारतीय मंदूब नोएल बेकर को वजीर आज़म मिस्टर अटेली के गज़ब का शिकार होकर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा।
کیونکہ وہ اس معاملے میں پاکستان کو برحق جانتے ہوئے رائے شماری پر زور دیتے تھے۔ اپریل 1948 تک پاکستان کی اشک شوئی کے لیے برطانیہ اور امریکہ نے یونائیٹڈ نیشن کمیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان مقرر کر دیا، جس کو بعد میں کشمیر کمیشن کا نام دیا گیا۔ پاکستانی مندوب نے اس دوران حالات کا جائزہ لینے کے بعد وزیر اعظم کو اس مضمون کا سائفر تار دے دیا تھا، کشمیر کا فیصلہ نیو یارک میں نہیں، کشمیر میں ہوگا۔ کشمیر کمیشن کے ارکان پہلی مرتبہ جنیوا سے 7 جولائی 1948 کو کراچی آئے۔ یہ کمیشن امریکہ، کولمبیا، بیلجیم، چیکوسلواکیہ اور ارجنٹائن کے نمائندوں پر مشتمل تھا، لیکن زیادہ تر چیکوسلواکیہ کے نمائندے ڈاکٹر کوربیل کو کرنا ہوتا تھا۔ وہ حالات اور بھارت کے رویے سے اتنے دل برداشتہ ہوئے کہ 1949 کے آغاز میں مستعفی ہو گئے۔ ان کے الگ ہوتے ہی کمیشن نیم مردہ ہو گیا اور بالآخر اپنی موت مر گیا۔ انہوں نے علیحدگی کے وقت پاکستانی مندوب سے کہا تھا کہ پنڈت نہرو کے متعلق آپ کے تمام شبہات حق بجانب ہیں۔ کشمیر کمیشن کی پہلی قرارداد کی روح سے جنگ بندی ہو گئی۔ 4 جنوری 1949 کو دوسری قرارداد پر عمل کرتے ہوئے کشمیر کمیشن موقع پر دونوں فریقین کے درمیان حد فاصل قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کشمیر کو 13 اگست 1948 کی قرارداد کے مطابق ٹرو اگریمنٹ یعنی فوجی انخلا کے معاہدے کو ترتیب دینا تھا۔ دلی میں فریقین کے نمائندوں کو اس سلسلے میں طلب کیا گیا۔ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اپنے ہمراہ منصوبہ انخلا بھی تیار کر کے لائیں۔ وقت مقررہ پر پاکستان نے اپنا منصوبہ پیش کر دیا، لیکن بھارتی وفد نے حسب روایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ عذر پیش کیا کہ ان کے کمانڈر ان چیف اور وزیر اعظم ابھی منصوبے پر نظر ڈالنے کے لیے وقت نہیں نکال سکے۔ قریباً 10-15 روز کے بعد انہوں نے بالآخر اس شرط کے ساتھ منصوبہ پیش کیا کہ اسے امن کمیشن تو دیکھ لے، لیکن پاکستان کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ یہ ان کی طرف سے پاکستان اور امن کمیشن کا تمسخر اڑانے کی پہلی کوشش نہیں تھی۔ فتح کے نشے نے بھارت کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ فوجی انخلا کے متعلق یہ طے پایا تھا کہ مجاہدین آزادی جو قبائلیوں، کشمیریوں اور پاکستانی رضاکاروں پر مشتمل تھے، ریاست کی حدود سے فوراً نکل جائیں۔ اس کے بعد پاکستانی فوج ساری کی ساری ریاست سے باہر چلی جائے، جبکہ بھارتی فوج کا کثیر حصہ ریاست سے نکل جائے۔ اس بلک یعنی کثیر حصے کی تشریح پر کمیشن اور بھارت سرکار میں ٹھن گئی۔ چنانچہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ بھارتی منصوبے پر تو ہم بحث کرنے کی مجاز ہی نہیں کہ اس طرح بقول بھارت سرکار منصوبہ انخلا افشا ہو جائے گا۔ ذاتی غور و خوض کے بعد کمیشن کے الفاظ تھے کہ تعداد اور کیفیت دونوں لحاظ سے منصوبہ قرارداد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ اس مرحلے پر کمیشن بھارت کے سرد رویے کی وجہ سے اپنے تقرر کو فضول سمجھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجلس امن نے آسٹریلیا کے ایک جج سر اوون ڈکسن کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ وہ دونوں فریقین سے گفت و شنید کے بعد اس معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کر لیں۔ مسٹر اوون نے پنڈت نہرو سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ کوئی علیحدہ حل اس مسئلے کا تجویز کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پنڈت نہرو سے پوچھا کہ اگر کوئی ایسا منصوبہ ہو تو کیا وہ اس پر پاکستانی وزیر اعظم کی موجودگی میں مذاکرات کریں گے؟ پنڈت جی نے ہاں کر دی۔ جب مسٹر اوون یہی تجویز لے کر پاکستان آئے تو پاکستانی وزیر اعظم نے بخوشی رضامندی ظاہر کر دی اور وہ اپنی دانست میں قابل عمل منصوبہ تیار کرنے بیٹھ گئے۔ احتیاطاً انہوں نے پنڈت نہرو کو مطلع کرنا ضروری سمجھا کہ وہ اب اپنی تجاویز تیار کرنے لگے ہیں۔ مسٹر اوون کو اپنے ٹیلی گرام کے جواب میں جو پیغام ملا اس پر وہ سٹ پٹا کر رہ گئے۔ پنڈت نہرو نے لکھا تھا کہ مجھے تمہارے تار کی سمجھ نہیں آئی، مجھے تمہاری کسی تجویز کا علم نہیں، میرے لیے یہ بالکل نیا معاملہ ہے، تم دلی آؤ تو اس پر گفت و شنید کرتے ہیں۔ سر اوون کا واسطہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ایسے شخص سے پڑا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پنڈت جی کی دعوت پر دلی چلے گئے۔ دلی ہوائی اڈے پر سر گرجا شنکر باجپائی سے جب انہوں نے پنڈت نہرو کے اس ناقابل فہم رویے کا ذکر کیا تو انہوں نے کمال بے حیائی سے جواب دیا، سر اوون میرے خیال سے وزیر اعظم پر نسیان کا عارضی لیکن شدید حملہ ہوا ہے۔ سر اوون نے فی البدیہہ جواب دیا کہ آپ انہیں کسی ہسپتال میں داخل کروائیں، ایسے ذمہ دارانہ عہدے پر ایسے بھلکڑ آدمی کا تقرر مناسب نہیں۔ گرجا شنکر تل ملا کر رہ گیا اور سر اوون پنڈت نہرو کے رویے کے خلاف احتجاجاً واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد مجلس امن نے کینیڈا کے جنرل میکناٹن سے درخواست کی، لیکن ان کی بھی بھارت کے سامنے کوئی پیش نہ چلی۔ میکناٹن کے بعد ڈاکٹر فرینک گراہم کا تقرر ہوا۔ انہوں نے فوجی انخلا کے لیے یک کے بعد دیگرے 6 رپورٹس پیش کی۔ پاکستان نے ہر رپورٹ سے اتفاق کیا، جبکہ بھارت نے ہر تجویز کا تمسخر اڑا کر اسے رد کر دیا۔ پاکستان نے یہاں تک کہا کہ اعتراض تو بلک آف فورس پر ہے، بھارت جسے بلک سمجھتا ہے اسے نکال لے، جو حصہ اس کے خیال میں کم فوج پر مشتمل ہے اسے رہنے دیں، لیکن بھارت نے یہ تجویز بھی نہ مانی۔ اس دوران بھارت سرکار نے کشمیری عوام کو اپنے حق میں پھسلانے کے لیے ہر حربہ آزما لیا۔ ان کے کچھ لیڈروں کو چکر بازی سے اور کچھ کو لالچ اور تحریض سے خرید لیا گیا۔
बिलाखिर कश्मीर में एक नाम नेहाद मजलिस आइन साज खड़ी करके कश्मीर और भारत के मुकम्मल इल्हाक का ऐलान करवा दिया गया। भारतीय नुमाइंदे कृष्णा मेनन ने मूशगाफी की कि रियासत का इल्हाक तो रोज़े अव्वल ही से गैर मशरूत और मुस्तकिल है, इसमें अब किसी तब्दीली की गुंजाइश नहीं। चूंकि पाकिस्तानी अफवाज कश्मीर से वापस नहीं गईं, इसलिए भारत बरियो जिम्मा है। फिर सबसे बढ़कर ये कि हालात अब बदल चुके हैं, लिहाजा भारत सरकार इस तस्वाब राय की कतन पाबंद नहीं रही। उनकी इस लंतरानी का शाफी जवाब दिया गया। लेकिन जब कोई किसी का हक गसब करने पर मुसिर हो तो उसका इलाज तकरीरें, तहरीरें या दलाइल नहीं हुआ करते। जालिम सिर्फ ताकत की जबान समझता है, जो पाकिस्तान ने ज़राए नफरी हालात होने के बावजूद किसी अनदेखे अनजाने खौफ के तहत कभी इस्तेमाल न की, और आहिस्ता आहिस्ता मसला कश्मीर सिर्फ कागजात पर जिंदा रह गया। शेख अब्दुल्ला, जो खुद को सियासियात का चैंपियन कहा करता था और जिसको कायदे आज़म ने कहा था कि वो गांधी और नेहरू के चक्कर में ना आए वरना एक रोज उसे पछताना पड़ेगा, बिलाखिर मातूब ठहरा। अपने मकासद के हुसूल के फौरन बाद ही नेहरू ने, जिसकी दोस्ती पर शेख अब्दुल्ला फख्र किया करता था और जो तमाम भारत बल्कि दुनिया भर में शेख अब्दुल्ला का सबसे बड़ा हिमायती था, शेख को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और कश्मीर में कठपुतली सरकार कायम करके वहां काबिज हो गया। शेरू बड़ी हैरत से नौवारिद की आंखों में झांक रहा था। आने वाले ने खुफिया कोड के जरिए अपना तारुफ करवाने के बाद उसे इत्तला दी थी कि उनका हेडक्वार्टर घेरे में लेने के लिए फौजी ट्रक थोड़ी ही देर में रवाना होने वाले हैं। शेरू धाड़ा, तुम झूठ बोलते हो। आसिया उसकी आवाज सुनकर ही घबरा कर बाहर निकली। क्या बात है, क्या हुआ? उसने घबराए हुए लहजे में दरियाफ्त किया। शेरू ने उसे हाथ के इशारे से तसल्ली दी। कुछ नहीं, तुम अंदर चलो। उसने नौवारिद से कहा, आओ मेरे साथ। पिछले 7 साल से वो सायका के लिए सरगर्म अमल था। ये 7 साल उसकी जिंदगी के 7 संगे मील थे और हालात ने उसकी जिंदगी के हर संगे मील पर बड़े गहरे नक्श छोड़े थे। पूंछ से जब वो श्रीनगर पहुंचा तो पै दर पै टूटने वाली कयामतों ने उसे निढाल कर दिया। वो सीधा नबी खान के पास आया था। उसने बिला कमोकास्त सारी दास्तान नबी खान को सुना दी थी। नबी खान ने बड़े ठंडे दिलो दिमाग से तमाम जुजियात पर बहस करने के बाद उसके फैसले को दानिशमंदाना करार नहीं दिया था। उसने कहा, शेरू, इस सब कुछ के बावजूद भी बहुत से रास्ते खुले हैं। तुम अगर चाहो तो पाकिस्तान के किसी भी बड़े शहर के हुजूम में खो सकते हो, और अगर पाकिस्तान नहीं जाना चाहते तो भारत के किसी बड़े शहर की तरफ निकल सकते हो। शेरू ने उसकी बात काट दी। बोला, ये सब फरार के रास्ते हैं नबी खान। वो बोला, कुछ भी कहो लेकिन एक बात सोच लेना, सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने वालों के लिए इस दुनिया में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता। शेरू सुबह का भूला सिर्फ शाम तक ही घर लौट सकता है, उसके बाद लोग उसे भुला देते हैं। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम कल अपने किसी फैसले पर पशेमानी का इजहार करो। हम मौत की शाहरा के मुसाफिर हैं। हमारी मंजिल बिलाखिर एक बावक्कार मौत पर खत्म होती है। ये रास्ता बहरहाल फूलों का नहीं, सिर्फ कांटों का है, और इंसान मुसीबत झेलता है तो इस जज्बे से कि वो कल कोई लाभ हासिल कर सके, जबकि यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। हम तुम सब एक रोज मर जाएंगे। खुदा जाने हमारी जिंदगियों में कश्मीर आजाद होगा भी या नहीं, या हम ये लड़ाई अपने बच्चों को मुंतकिल कर जाएंगे। और अगर कभी हमारे जीते जी ऐसा हो भी गया तो कौन याद रखेगा कि शेरू या नबी खान कौन थे? हमारी कोई पहचान नहीं, हम किसी सियासी पार्टी से वाबस्ता नहीं। हमारा तो सिर्फ एक मसरफ है कि हमारी लाशों पर आने वाली नस्लें अपने इक्तदार के ऐवान सजाएं। अब भी वक्त है शेरू, लौट जाओ। शेरू ने एक लम्हे के लिए आंख भरकर नबी खान की तरफ देखा। बोला, नबी खान, कश्मीर आजाद होगा या हम मर जाएंगे। ये उसका फैसला कुन जवाब था। और फिर शेरू सायका का होकर रह गया। नबी खान को उसकी आसिया से मुलाकात का इल्म था। वो शेरू को बताए बगैर ही एक रोज वहां चला गया। आसिया के भाइयों ने शेरू के चचा को हाथों हाथ लिया और नबी खान दिल में एक इरादा करके वहां से वापस आया। उसके बजिद होने पर ही शेरू आसिया के भाइयों को मिलने गया था। जब उसकी आमद पर आसिया के भाइयों ने गर्म पानी से उसके पांव धोए तो कश्मीरी रिवायात के मुताबिक उन्होंने उसे सिर्फ इज्जत ही नहीं दी बल्कि उससे एक खास निस्बत तय करने पर भी अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया। नबी खान ने जब उसे बताया कि आसिया के भाई उसे रिश्ता देने के लिए रजामंद हैं तो उसका रद्द अमल बड़ा अजीब था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस इत्तला पर मुसर्रत का इजहार करे या उनकी पेशकश ठुकरा दे। उसने जज्बात से कतई आरी आवाज में कहा, नबी खान, मैं तुम्हें अपना रहनुमा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी तस्लीम करता हूँ, और मेरे मुतल्लिक तुम्हारे जो जज्बात हैं मैं उनसे भी आगाह हूँ। लेकिन हम लोग जिस रास्ते के मुसाफिर हैं वहाँ किसी को अपना हम सफर बनाना उसके साथ ज्यादती होगी। नबी खान ने फैसला कुन लहजे में कहा, शेरू, अगर तुम मुझे अपना बुजुर्ग समझते हो तो मेरा फैसला बगैर किसी बहस के कबूल कर लो। मैं जो कुछ सोचूंगा तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचूंगा।
शेरू ने सिर्फ चंद लम्हे उसके चेहरे पर नजरें जमाई, जहां उसके लिए शफकत का समंदर ठाठे मार रहा था। उसने कहा, ठीक है चाचा। आसिया पढ़ी लिखी लड़की थी जिसने एक खास सियासी माहौल में आंख खोली थी। उसकी तरबियत एक मखसूस नहज पर की जा रही थी। अपने वालिदैन की मौत तक वो कांग्रेसी ख्यालात रखती थी, लेकिन जो सलूक उसके घर वालों के साथ कांग्रेसी ज़हनियत ने किया था, उसने आसिया को यकीन दिलाया था कि गांधी या शेख अब्दुल्ला लाख अमन के प्रचारक बने। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ज़बानी कलामी तो मुमकिन है, लेकिन अमली तौर पर नहीं। मुसलमान कितना ही गैर मुतासिब हो, हिंदू के लिए कैसे ही नेक जज्बात रखे, लेकिन उसकी फितरत में छुपी मुस्लिम नफरत हमेशा हिंदू पर गालिब रहेगी। इस हादसे ने आसिया की दुनिया ही बदल डाली। उसे गांधी और शेख अब्दुल्ला के नजरियात खोखले, बेबुनियाद और नाकाबिले अमल दिखाई देने लगे। जिस रोज वो शेरू की दुल्हन बनकर आई, बहुत खुश थी कि जिंदगी में उसे कम से कम वो खावन तो मिला जिसकी उसने ख्वाहिश की थी। शेरू को नबी खान और आसिया के भाइयों ने फ्रूट का कारोबार भी करवा दिया। उसके आबाई बाग पूंछ में मौजूद थे, जो उसने मौका मिलते ही औने पौने दामों एक मकामी मुसलमान के हाथ फरोख्त करके अपनी कुछ पूंजी बना ली। पहले पहल तो उसने आसिया को अपनी निजी मसरूफियात की खबर न होने दी, लेकिन बहरहाल वो उसकी बीवी थी और शेरू ने उसके अंदर छुपी मुसलमान और कश्मीरी औरत को भी देख लिया था। उससे पहले तो वो अपने अक्सर गायब हो जाने को कारोबारी मसरूफियात का बहाना बना लिया करता था, लेकिन एक रोज उसे आसिया को एतमाद में लेना पड़ा। आसिया ने बड़े ठंडे दिलो दिमाग से उसकी बातें सुनी और उसके रद्द अमल से तो शेरू भौंचक्का रह गया। आसिया ने उसे बताया कि जो बात वो उसे आज बता रहा है, उसका इल्म उसे पिछले 1.5 साल से है। उसने शेरू को बताया कि उसकी गैर मामूली हरकत पर वो तजस्सुस सिर्फ इसलिए नहीं जाहिर करती थी कि मुबादा कभी शेरू शुकूक व शुबहात का शिकार होकर अपने अजीम मिशन को सलीके से निभा न सके। आसिया ने कहा, मैं खुद को आज से पहले तो इसलिए खुशकिस्मत जानती थी कि मैं एक मुजाहिद की बीवी बनकर उसकी खिदमत की सआदत हासिल कर रही हूँ, लेकिन आज मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं। आपने मुझे इस काबिल जाना कि मुझ पर एतमाद करते हुए अपनी असलियत जाहिर कर दी। शेरू ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा, मैं ही नहीं, कश्मीर भी तुम पर हमेशा फख्र करेगा आसिया। शादी के तीसरे साल अल्लाह ने उन्हें एक बेटी दे दी थी। आकिफा की आमद ने भी शेरू के मामूलात में कोई फर्क न डाला। साइका की सरगर्मियां अगरचे सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात और खुफिया पुलिस के टिड्डी दल की वजह से कुछ महदूद हो गई थी, लेकिन श्रीनगर में उन लोगों ने कभी टिक कर बैठना गवारा न किया। आए दिन वो कोई ना कोई हंगामा बपा किए रखते। गो के जंग बंदी ने नबी खान की कमर तोड़ कर रख दी थी, लेकिन उसने तो कभी मायूस होना सीखा ही नहीं था। शेरू देख रहा था कि कल के दुश्मन आज के दोस्त और कल के दोस्त आज के दुश्मन बनते जा रहे हैं। बनिया ज़हनियत ने मुसलमानों की कमजोरियां ढूंढकर उनका इलाज भी तजवीज़ कर दिया था। कांग्रेसी ख्यालात के हामिल लीडरों को जायदादों और ओहदों से नवाजा जा रहा था। उनके कंगाल खानदान लखपति बनते जा रहे थे। पाकिस्तान नवाज अनासिर की बुरी तरह हौसला शिकनी हो रही थी और शेरू के अक्सर साथी बददिल होकर पाकिस्तान हिजरत कर गए थे। उनके तंजीम के 2-3 मरकज भी अपनों की गद्दारी की भेंट चढ़ गए, लेकिन आज की सूरत हाल ने तो वाकई उसे बौखला दिया था। उनका एक साथी जो खुफिया पुलिस के हेडक्वार्टर में मुलाजिम था, खबर लाया था कि चंजेब ने, जो उनका बेहद काबिल एतमाद साथी था, लालच में आकर उनका ठिकाना बता दिया है और थोड़ी ही देर के बाद पुलिस और फौज उसकी सरकूबी के लिए यहाँ पहुँचने वाली है।